So 8 minutes time you have. You all have the sheet with you. Read the questions first. No, not question one, all the questions at once. You आप question पढ़ लो और फिर passage पढ़ो. 8 मिनट का time है, then we will discuss. Of course, of passage one only. How do you start reading the passage? अगर आप पैसेज पढ़ना चालू कर देते, अब इधर ध्यान दो, अब आप आंसर मत टाइप करो, ठीक है? अगर अगर हम नॉर्मल तरीके से जाते और पैसेज पढ़ना चालू करते क्वेश्चन देखे बिना, तो ये पैसेज का लेवल आपको कैसा लगता? आप सबके आंसर सही आए हैं, ऑल ऑफ यू हैव गॉट राइट आंसर, एक आध गलत होगा, वो चलता है. बट विदाउट रीडिंग द क्वेश्चंस अगर हम सीधा पैसेज पढ़ना चालू करते, तो हाउ विल यू रेट द कंटेंट ऑफ द पैसेज? Medium, difficult, easy? Okay, okay, all right. So I am seeing the varied answers. Easy कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ मीडियम बोल रहे हैं और कुछ डिफिकल्ट बोल रहे हैं. ओके, मुझे जो लगता है इजी ये बोल रहे होंगे जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जो इन टर्म से थोड़े से फैमिलियर हैं कि बैंक का पर्पस क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ठीक है? इन टर्म्स का मतलब जिन्हें पता है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होंगे टिपिकली, उनको ये लग रहा होगा कि ठीक है ये हमारे फील्ड का है. टू अदर्स इट मे बी बिट डिफिकल्ट कि अगर डायरेक्ट में बोलता कि आप पढ़िए इसे, ठीक है? राइट. So let us try to understand what role each paragraph is playing, because that is the normal way to solve it. ठीक है? नॉर्मली हम ये देखेंगे जब डिफिकल्ट पैसेज आएगा तब तो यही तरीका होगा कि एक एक पैराग्राफ का हमें पर्पस समझना चाहिए कि ये क्या प्ले कर रहा है. तो फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ को हम एक साथ पढ़ते हैं. जब हम फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ को एक साथ पढ़ते हैं, तो इफ आई आस्क यू
टू मेक अ समरी, कि बॉस इसकी समरी बना करके मुझे बता दो एक सेंटेंस में क्या बोलोगे। तो मुझे अगर कोई पूछता तो मैं इसमें ये बोलता कि फर्स्ट दो पैराग्राफ को मिला करके जो ऑथर बात बोल रहा है वो ये है कि ग्रेट डिप्रेशन से उन्होंने क्या लेसन सीखे। उन्होंने ये लेसन सीखा कि अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी से भले इकोनॉमी बढ़े या ना बढ़े, लेकिन खराब पॉलिसी से इकोनॉमी डिरेल हो जाती है। अच्छी पॉलिसी से भले इकोनॉमी एक्सेलरेट हो या ना हो, बट खराब पॉलिसी से इकोनॉमी डिरेल हो जाती है। दैट इज व्हाट इन फर्स्ट टू पैराग्राफ इट इज डिस्कसिंग। ठीक, उसके बाद अगर बढ़ते हैं तो जो ये वायर फाइनेंशियल मार्केट वाला पैराग्राफ है और मोस्ट बिजनेस वाला पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ की अगर मुझे समरी देनी होगी तो इस पैराग्राफ की समरी में क्या दूंगा, व्हाई बैंक्स आर इंपॉर्टेंट इन द ऑपरेशन फॉर द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। तो सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ में वो बैंकिंग सेक्टर के इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है कि क्यों बैंक्स इंपॉर्टेंट है ओवरऑल इकोनॉमी के लिए। ठीक है, कैसे बिजनेसेस उस पर डिपेंड करते हैं उस चीज को लेकर के। और लास्ट में कुछ उसने बैंक्स में जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स वगैरह होते हैं उनकी बात किया है। तो दिस इज द समरी ऑफ द नेक्स्ट पैराग्राफ। और द लास्ट पैराग्राफ विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, उसमें ऑथर ये बोलने की कोशिश कर रहा है ये सब जानने के बावजूद भी हमने ग्रेट डिप्रेशन के लेसन्स को इजीली भूल गए हैं। हमें सिर्फ 3 क्वार्टर 75 साल लगे, सारे लेसन्स पता है उसके बावजूद हम सारी चीजें भूल गए हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो अपना छोटा मोटा मुद्दा सॉल्व करने पर लगे रहते हैं। दिस इज द एंटायर पैराग्राफ अबाउट इट इज लेसन्स फ्रॉम ग्रेट डिप्रेशन and how banks are dependent on or businesses and banks are interlinked and how we have forgotten the great depression के lessons। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग हमें पूछा है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज डज वर्ड डिरेल मीन। डिरेल की बात कहां पर किया था, सेकंड पैराग्राफ में किया है, लास्ट 2 लाइंस में कहीं पर किया है वो डिरेल की बात। ठीक है, डिरेल की बात कहां पर किया है देखें हम, यहां पर दिया है, बैड मॉनेटरी पॉलिसी कैन इजीली डिरेल द इकोनॉमी। बैड मॉनेटरी पॉलिसी कैन इजीली डिरेल द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो खराब पॉलिसी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, बुरा होगा, जाहिर सी बात है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डिसरप्ट। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डिसरप्ट। बाकी वर्ड्स की मीनिंग भी मैं आपको बता देता हूं। इनविगोरेट करना मतलब एनर्जाइज करना, किसी के अंदर जान फूकना, एनर्जी देना, इनविगोरेट का मतलब। रिफर्बिश का मतलब आपको पता है, रिफर्बिश मतलब फिर से किसी चीज को रेनोवेट करना। ठीक है, इन्फ्लेट का मतलब आपको पता है, ठीक है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, तो इसका आंसर है डिसरप्ट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज ले ऑफ मीन इन अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज। ले ऑफ का मीनिंग अकॉर्डिंग टू गिवन पैसेज तो छोड़ो, सबको ही पता होना चाहिए। ले ऑफ का मीनिंग होता है ऑप्शन नंबर डी, किसी को नौकरी से निकाल देना, डिस्चार्ज वर्कर्स और एम्प्लॉइज इधर टेम्परली और परमानेंटली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 2 का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं ये, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर इन द लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ में टोन क्या है पूछा है, टोन के क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, तो टोन लास्ट पैराग्राफ में क्या है पूछा है। लास्ट पैराग्राफ में मैंने समरी क्या बताई थी, प्लीज रिकॉल लास्ट पैराग्राफ की समरी। लास्ट पैराग्राफ ये वाला था, एट वन थॉट लाइक एलियन। मैंने क्या समरी बनाई थी इसकी समरी मैंने यही बनाई थी कि ऑथर ये बोल रहा है कि सारी चीजें पता होने के बावजूद हम सारे लेसन्स भूल चुके हैं। और क्या कह रहा है, दे ईट पॉलिसी फॉर लंच 7 days अ वीक। ठीक है, तो थोड़ा सरकास्टिक वे में बोल रहा है कि पॉलिसी तो वो पूरा खा लेते हैं, कुछ करते नहीं है उस पर। ठीक है, तो अब ऑप्शंस देखते हैं, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर इन द लास्ट पैराग्राफ, एड्यूलेटिंग, ऑप्टिमिस्टिक, क्रिटिकल या एनालिटिक। देखिए नेगेटिव चीज बोल रहा था, नेगेटिव चीज बोल रहा था उसके बारे में, तो ऑप्टिमिस्टिक तो हो नहीं सकता, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब पॉजिटिव होता है। ठीक है, एड्यूलेट करना मतलब होता है किसी को प्रेज करना, एड्यूलेशन मतलब फॉलो करना किसी को, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर इज क्रिटिकल, ही वॉज क्रिटिकल ऑफ देम, उनको क्रिटिसाइज कर रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट, what does the phrase go belly up mean according to the given context in the passage।
बेली अप का मीनिंग क्या है? क्या होगा बेली अप का मीनिंग? कहां पर दिया है? आप अपनी शीट्स पे देख लीजिए, मैं बार बार ऊपर नीचे करूंगा तो उससे प्रॉब्लम ही होगी। मैं भी अब एक बार शीट अपने पास खोल लेता हूं, आपको लाइंस बता दूंगा कहां पर दिया है। आप सबने वैसे सही आंसर ही बताया है, ठीक है। बेली अप वाली बात उसने जहां पर बैंकिंग सेक्टर की बात की थी वहां पर की है। इसका सही आंसर है, व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? क्या मार्क किया आप लोगों ने? बी, यस। बेली अप का मतलब है यहां यहां पर गो बैंकरप्ट, ठीक है। ये बैंकिंग वाले फोर्थ पैराग्राफ में बात की हुई है इसकी। नॉन परफॉर्मिंग लोन्स जहां पर बात किया है उसकी, वहां पर, राइट। तो आपकी शीट में जो फोर्थ पैराग्राफ है, फोर्थ पैराग्राफ की नीचे से सेवेंथ एथ लाइन कहीं पर देखेंगे। On top of these, deposits start worrying about their depositors start worrying about their deposits because the non-performing loans have made some banks go belly up. Non-performing loan से क्या होगा? belly up यानी फूट जाना, go bankrupt, ठीक है। प्रोलिफरेट यानी मल्टीप्लाई होना होता है। प्रोलिफरेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई होना, और थ्राइव का मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है आगे बढ़ना। तो ये दोनों तो पॉजिटिव टर्म्स है। व्हाट इज द सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज? पैसेज किस बारे में? शुरुआत भी उसने लेसन्स फॉर ग्रेट डिप्रेशन से की है, एंड में भी वही बात बोली है कि हम लेसन्स भूल गए हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लेसन्स फ्रॉम ग्रेट डिप्रेशन। ऑलराइट, ठीक है। तो अब सेकेंड पैराग्राफ करिए उसी तरीके से। आंसर ऑफ 5 लेसन्स ऑफ ग्रेट फ्रॉम ग्रेट डिप्रेशन था, सी था ऑप्शन नंबर।
ऑल राइट, ऑल ऑफ यू डन? किसी का नहीं हुआ है तो वो बताएं, आंसर जिनका आ गया है वो तो बिल्कुल मैं देख ही रहा हूं। एनीबडी जिसका ये कंप्लीट नहीं हुआ है? गाइज आप लोग एक बार में एक आंसर भेजेंगे तो मैं नहीं देखूंगा। प्राची, पूर्वा, आप एक साथ 5 आंसर भेजेंगे तो ही मैं देख पाऊंगा, बिकॉज सो मेनी पीपल सेंड चैट टू मी, आई कैन नॉट गो एंड चेक एवरीबडीज आंसर। So please send all the answers collectively at once only. All right. So again, this paragraph is about the people, two archaeologists actually, who are trying to find the remains of an ancient king, and they have discovered something. उन्होंने कुछ डिस्कवरी कर ली है, ये उसके बारे में ये पैराग्राफ है, पैसेज है पूरा। ठीक है, अपन आंसर्स में चलते हैं अभी। ओके, अकॉर्डिंग टू द पैसेज portcullis blocks refers to, ये डायरेक्ट दिया हुआ है। क्या आंसर है इसका? फर्स्ट का आंसर इज डी, इट इज डायरेक्टली गिवन। कहां पर गिवन है मैं आपको बताऊं? थर्ड पैराग्राफ, सिक्स्थ या सेवेंथ लाइन। थर्ड पैराग्राफ के सिक्स्थ सेवेंथ लाइन देखेंगे। द portcullis blocks were large granite slabs that ancient Egyptians lowered, तो वो पूरा साफ साफ वहीं पर दिया हुआ है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। The word amateur used in the second paragraph means, second paragraph के शुरुआत में दिया हुआ है। ठीक है, what does that word means? What is your answer? Okay, yeah, answer is option number A. amateur का मतलब होता है a beginner, जो शुरुआत कर रहा हो किसी चीज की। ठीक है, right, so answer is option number A. right, zealous का मतलब होता है enthusiastic, zealous का मतलब होता है enthusiastic. If you don't know the meaning, you can note it down. All right. Next word. What is the tone of the given passage? देखते हैं टोन क्या है, क्या क्या आंसर्स आपने भेजे हैं। Tone of the given passage. Okay. All are wrong. It is, answer is pragmatic. B. Option number B. Pragmatic is the right answer. Let us see why. Okay. अभी हमने टोन, अगर पूरे पैराग्राफ की हम समरी बना रहे हैं तो हमारी समरी में क्या चीजें निकल के आएंगी? दो आर्कियोलॉजिस्ट जो लर्नर हैं, उन्होंने किंग की जो जो ममी है और जो सीक्रेट चैम्बर में जो रखी हुई थी उसको डिस्कवर किया है। ठीक है, बट उनको अभी भी वहां तक जाने की परमिशन नहीं मिली है और उनके मेथोडोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया है। राइट, उनकी मेथोडोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया है। तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है। अपोलोजेटिक मतलब सॉरी, तो सॉरी वाली चीज तो इसमें टोन में कहीं है ही नहीं। विट्रियोलिक मतलब होता है वेरी हार्श, चुभने वाली बात करना। विट्रियोलिक मीन्स वेरी हार्श टोन, जिनकी जबान ऐसी रहती है ना कि जब बोलते हैं तो बात चुभती है, तो दीज पीपल आर कॉल्ड एज विट्रियोलिक। तो विट्रियोलिक है नहीं। बचता है प्रैग्मेटिक एंड इंट्रोस्पेक्टिव। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है रियल वर्ल्ड से रिलेटेड, प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैग्मेटिक इज रियल वर्ल्ड से रिलेटेड प्रैक्टिकल अप्रोच। और इंट्रोस्पेक्ट करने का मतलब क्या होता है? अपने अंदर झांक करके देखना। तो बताइए अब आप कौन सी चीज लगाओगे? इंट्रोस्पेक्ट मतलब अपने अंदर देखना, किसी चीज को परखना, एंड प्रैग्मेटिक इज प्रैक्टिकल। ठीक है, तो उसने क्या बताया, कैसा जो हो रहा है उसके हिसाब से उसने बता दिया है कि उन्होंने ये फाइंड आउट किया, उन्होंने फाइंड आउट किया, तो उनका मेथोडोलॉजी क्या रहेगी, पहले कैसे फाइंड आउट किया था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इट इज प्रैग्मेटिक। द स्टाइल ऑफ द पैसेज कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, अभी हमने देखा था टोन, अब हम देख रहे हैं स्टाइल। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है?
टोन का मतलब होता है कि किस लहजे पर मैं बात कर रहा हूं, मेरे बोलने का तरीका क्या है, ठीक है। ये जो पूछ रहा है स्टाइल ऑफ पैसेज, ये पर्टिकुलरली राइटिंग स्टाइल से रिलेटेड है। अब मैं आपको राइटिंग स्टाइल्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, प्लीज पे अटेंशन, राइट, सो दैट ये कभी और इस तरीके का क्वेश्चन आए तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। लेट मी डिस्कस ईच ऑफ द फोर राइटिंग स्टाइल। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई विल पिक नरेटिव। नरेटिव राइटिंग स्टाइल जो होती है वो स्टोरी के फॉर्म में जब मैं कुछ चीज बताता हूं, जैसे कि बुक्स में लिखा होता है, नॉवेल्स आप पढ़ते हैं जिसमें स्टोरी रहती है, मूवीज आप देखते हैं, ठीक है, क्रिकेट की कमेंट्री आप सुनते हैं, अगर देख नहीं रहे कमेंट्री सुन रहे हैं किसी चीज की, तो दीज ऑल थिंग्स आर नरेटिव इन नेचर। व्हाट हैपेंस इन अ नरेटिव थिंग इज, आप जो भी चीज सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग पैरेलली, आपका दिमाग उस पूरी इमेज को अपने सामने खुद ही पैदा करने लग जाता है। जस्ट इमेजिन रीडिंग अ बुक। जब आपको बुक अच्छी लगने लगती है, आपको बुक कब अच्छी लगती है कोई, जब आप उसकी स्टोरी से रिलेट कर पाते हो। स्टोरी से कब रिलेट कर पाते हो, जब इन फ्रंट ऑफ योर आईज, इनसाइड योर माइंड, या फिर you are able to draw the picture of each and every line that he is saying, right? So that is narration. Somebody is narrating and you are trying to take inside you, that is called as narration. The second word is factual. Okay, फैक्चुअल का मतलब क्या होता है, अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, शायद मंडे की या ट्यूसडे की क्लास में। फैक्ट्स क्या होते हैं, एनीथिंग दैट कैन बी वेरीफाइड। तो फैक्चुअल राइटिंग स्टाइल क्या होती है, फैक्चुअल राइटिंग स्टाइल वो होती है जिसमें वो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है जिसके बारे में आप वेरीफाई कर सकते हो क्या, ठीक है। जैसे कि इस पैराग्राफ में ये सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि दो लोगों को वो मिला, यूरोपियन काउंसिल ने उन्हें मना कर दिया या इजिप्टियन लोगों ने मना कर दिया वहां तक जाने के लिए, उनके मेथड के बारे में डिस्कशन किया है, बहुत जगह उनको कोट किया है कि ऐसा बोला है। तो देखिए, हम अगर आपको याद है पिछली क्लास में भी मैंने बोला था, अगर आप किसी को कोट कर रहे हो तो क्या बोल रहे हो उससे तो फर्क नहीं पड़ रहा है, वो इटसेल्फ इज अ फैक्ट बिकॉज यू कैन गो एंड चेक विद दैट पर्सन। तो ये पूरे पैराग्राफ में अगर आप देखोगे तो काफी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। फर्स्ट पैराग्राफ में भी वही बात किया है, इंफॉर्मेशन किस तरीके की, ग्रेट पिरामिड में किंग का मम्मी रखा हुआ है, 4500 ईयर पुराना है, फर्स्ट पैराग्राफ में उसकी बात की है। रेफर द पैसेज नाउ सो दैट आई कैन टेल यू, देखो ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। आई होप यू आर रेफरिंग इट, ठीक है। इफ नॉट तो जल्दी से देखो पैसेज 2। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ अपन पढ़ें अगर, तो वो उसमें भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन काफी सारी है। यूजिंग आर्किटेक्चरल एनालिसिस एंड ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, ये फ्रेंच इजिप्टोलॉजिस्ट ने कुछ नई डिस्कवरी की है, तो हम उनसे वेरीफाई ये कर सकते हैं कि उन्होंने क्या नई डिस्कवरी की है क्या, उसी के बारे में बात की है। थर्ड पैराग्राफ और फोर्थ पैराग्राफ तो आप देखो वो पूरा का पूरा किसी को कोट कर दिया है, कोट्स के अंदर लिख दिया है, वो क्या लिखा है उससे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए था। तो ये फैक्चुअल आंसर इसका फैक्चुअल है, ठीक। दैट इज द सेकंड काइंड ऑफ राइटिंग स्टाइल। नाउ एनालिटिकल एंड आर्ग्यूमेंटेटिव, ये क्या राइटिंग स्टाइल होती है। एनालिटिकल राइटिंग स्टाइल जो होता है उसमें मैं कोई टॉपिक उठाता हूं एंड आई गिव अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द पर्टिकुलर थिंग। मैं अपनी ओपिनियंस वहां पर दूंगा, बिल्कुल दूंगा अपनी ओपिनियंस। फैक्चुअल पैसेज में ओपिनियंस नहीं होती, सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। एनालिटिकल और आर्ग्यूमेंटेटिव में ओपिनियंस होंगी, दोनों में डिफरेंस बट ये है, एनालिटिकल में मैं कोई भी पॉइंट अगर उठा रहा हूं तो उसके दोनों साइड की बात करूंगा, प्लस की भी बात करूंगा, माइनस की भी बात करूंगा, एनालाइज करूंगा। आर्ग्यूमेंटेटिव में क्या होता है, मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूं बट मैं वन साइड ऑफ द कॉइन की ही बात करूंगा, या तो प्लस में बात करूंगा या माइनस में बात करूंगा। डिफरेंस इससे समझे, आर्ग्यूमेंटेटिव का बेस्ट एग्जांपल है स्कूल या कॉलेज में जो आप डिबेट करते हो, दैट इज आर्ग्यूमेंटेटिव इन नेचर। व्हाई, बिकॉज यू टेक अ स्टांस, या तो आप अगेंस्ट में बात कर रहे हो या फॉर में बात कर रहे हो। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर आर्ग्यूमेंटेटिव इन नेचर। एनालिटिकल का बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन। अगर कोई ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया है, वेयर अ ग्रुप सिट्स एंड अ टॉपिक इज गिवन एंड ग्रुप इज सपोज्ड टू डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट, इसमें क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, तो दैट इज एनालिटिकल इन नेचर, ठीक। तो अगर आप किसी चीज को एकदम डीप वे में प्रेजेंट कर रहे हो तो दैट विल बी एनालिटिकल इन नेचर।
I hope these four topics, these four writing styles are clear, so that I can move ahead. अच्छा, बुक रिव्यू क्या होगा बताओ? बुक रिव्यू किसका एग्जाम्पल होगा? अगर आप एक बुक पढ़े हो और उसका रिव्यू लिख रहे हो तो क्या होना चाहिए? बुक रिव्यू, बुक का रिव्यू क्या होना चाहिए? वेरी गुड सौम्या, बॉप्सी, बुक का रिव्यू इज ऑलवेज एनालिटिकल इन नेचर। बुक रिव्यू, रिव्यू करने का मतलब क्या होता है? क्या अच्छा था, क्या बुरा था? बुक रिव्यू में कभी कहानी बताते हो क्या पूरी? जो नरेटिव लिख रहे हो, कहानी बताना होता है नरेटिव। रिव्यू में तो आप एनालाइज करते हो कि मूवी में क्या अच्छा था, क्या बुरा था, गाने अच्छे थे, मूवी की रिव्यू लिख रहे हो तो म्यूजिक अच्छा नहीं था, एक्टिंग अच्छी नहीं थी। तो दीज आर काइंड ऑफ एनालिटिकल थिंग वेयर यू आर प्रेजेंटिंग बोथ प्लस एंड माइनस। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट। व्हाट कैन बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज? देखिए, बताइए इसका आंसर क्या है? एक बार फिर से टाइप कर दो, क्योंकि मैं सबके नहीं देख पाऊंगा, सिर्फ इसके ही आंसर बता दो। सॉरी, ओके, ऑलराइट। तो कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं। जाकर के देखो पैराग्राफ किसके बारे में, पैसेज किस चीज के बारे में है? क्या इजिप्ट के बारे में है, या ग्रेट पिरामिड में किसी किंग का मम्मी रखा है उसके बारे में है? पैसेज किसके बारे में है? पैसेज इज अबाउट इजिप्ट और उसके सीक्रेट, की ग्रेट पिरामिड और वहां पर जो सीक्रेट है उसके बारे में? yes, it is about great pyramid, so why we are marking C as the answer should be B। पूरी जगह वो वही डिस्कस कर रहा है कि एक सीक्रेट चैम्बर मिल गया है जहां पर किंग का हो सकता है, किंग जहां पर है वो फाइनली हमें पता चल जाए। इजिप्ट और उसकी सीक्रेट्स के बारे में होता ना तो पिरामिड को छोड़ के और भी चीजें बताना चाहिए था। यहाँ पर स्पेसिफिकली एक चीज ही बताया गया है। सी इज नॉट द आंसर, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट, पैसेज 3।
All right. So let us see. Half of you have given wrong answer of 11th. Which of the following is an appropriate title for the above paragraph? Answer is option number B. Being human, the two sides of the coin. It is not man as a social animal. In fact, author has told his story from the other side. Author तो ये बोल भी नहीं रहा है कि man social animal है. Author तो बोल रहा है कुछ और. ये शुरू की लाइन आपने पढ़ी, ये बच्चों जैसा काम किया. स्कूल वाले जो बोलते हैं फर्स्ट लाइन में देखो मिल जाएगा टाइटल, तो ये पैसेज में वैसा नहीं था. ठीक है, तो ये बोल रहा है, ये नोशन सबसे फेमस है कि मैन इज अ सोशल एनिमल. वो बोल रहा है, फिर तो आगे तो ऑथर बोल रहा है सिर्फ मैन ही नहीं बल्कि सारे ही लोग सोशल एनिमल होते हैं, सभी ग्रुप में रहते हैं. मैन को बाकियों से जो चीज अलग करती है वो उसका कम्युनिकेशन है. व्हाट मेक्स ह्यूमन ग्रुप, एक मिनट, ये वहां तक के तो बोल रहे हैं कि नो वन हैज इंडीड हर्ड ऑफ एनी प्लेस वेयर इंडिविजुअल्स लिव ऑन देयर ओन. फिर वो यहाँ वाले पैराग्राफ में एनिमल्स की भी बात कर रहा है उसी तरीके से. इस लाइन में बात कर रहा है व्हाट मेक्स ह्यूमन ग्रुप यूनिक इज देयर एडवांस एंड डिस्क्रिप्टिव कम्युनिकेशन. ह्यूमन बीइंग्स अपनी कम्युनिकेशन की वजह से अलग है. ओके, ये वाली लाइन फिर पढ़ें. A contention, however, may arise when the individual is described in social terms. Contention का मतलब क्या होता है? Debate. Contention word का मतलब होता है debate. ठीक है, तो कंटेंशन का मतलब जब डिबेट होता है तो बोल रहा है डिबेट तो तब होती है जब ह्यूमन बीइंग्स को सिर्फ सोशल टर्म्स में बोला जाता है. तो ह्यूमन बीइंग्स को इसके हिसाब से किस टर्म्स में बोलना चाहिए? अगले पैराग्राफ की ओपनिंग लाइन में ही बोला है. बोल रहा है कभी कभी ह्यूमन बीइंग्स को बात करना अच्छा लगता है, कभी कभी नहीं लगता है, उनका डुअल नेचर है. देयर आर टाइम्स व्हेन एन इंडिविजुअल विशेस टू इंटरैक्ट विद अदर्स एंड देयर आर टाइम्स व्हेन ही और शी विशेस टू बी लेफ्ट अलोन. एन इंडिविजुअल सीम टू हैव अ डुअल नेचर. ये ऑथर की व्यू है. इसके आगे भी ये यही बात कर रहा है कि ही इज नॉट द सोशल एनिमल बट और भी कुछ है. तो आंसर इज नॉट ऑप्शन नंबर ए. यस, मेनी ऑफ यू गॉट इट राइट. मेनी ऑफ यू डिड गेट दिस वन राइट. ठीक है, ऑथर उल्टा बोल रहा है, सोशल एनिमल नहीं है वो, ये कह रहा है सोशल एनिमल से ज्यादा है. ओके, 12th. The style of the passage can be best described as. पैसेज का राइटिंग स्टाइल कैसा है? अब हम और कुछ राइटिंग स्टाइल्स देख रहे हैं. एक्सपोजिटरी. एक्सपोजिटरी का मतलब होता है एट लेंथ किसी चीज को समझाना. एट लेंथ चीजों को समझाना. एक्सपोजिटरी का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन. नरेटिव का मैंने बता दिया था. डेफिनेटली नरेटिव, तो इसका आंसर देख लेता हूं, कुछ लोगों ने किया है शायद. 12th का नरेटिव कैसे होगा बेटा? इसमें तुम्हें स्टोरी कैसे दिख रही है? नरेशन कहां से लग रहा है ये? दिस डेफिनेटली इज नॉट नरेटिव. अभी मैंने बताया नरेटिव मतलब बुक में जैसी स्टोरी लिखी होती है, राइट? कोई कमेंट्री दे रहा है, हमारे सामने इमेज बननी चाहिए. इसमें क्या इमेज बनी? दैट इज नॉट नरेशन. डिस्क्रिप्टिव एक सिंपल इवेंट को डिस्क्राइब कर देना. जैसे कि आप लिख रहे हो दिवाली के ऊपर ऐसे, तो दिवाली कैसे सेलिब्रेट हो रही है जो आप लिखते हो, दैट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर. बहुत एट लेंथ नहीं, सबके बारे में एक एक सेंटेंस लिख दिया, दैट इज डिस्क्रिप्टिव. परसुएसिव, परसुएसिव ऐसी कोई राइटिंग स्टाइल नहीं है, ये टोन होती है. ठीक है, परसुएसिव का मतलब किसी को कन्विंस करने की कोशिश करना. तो इसका आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक्सपोजिटरी. ठीक है, एक्सपोजिटरी है इसका आंसर. एक्सपोजिटरी इस वजह से है क्योंकि वो एट लेंथ ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि क्यों उसके हिसाब से मैन जो है वो डुअल नेचर का है या सोशल एनिमल से ज्यादा है, वो बाकियों से अलग है. ठीक है, तो दिस आंसर इज 12th का ए. द वर्ड नोशन यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज. नोशन का मतलब, ये तो मेरे ख्याल से सही करना चाहिए सबको. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नोशन मतलब कॉन्सेप्ट, ट्रेट नहीं होता. नोशन का मतलब कॉन्सेप्ट है. द मोस्ट फेमस कॉन्सेप्ट इज, या द मोस्ट फेमस थ्योरी इज. ट्रेट तो कैरेक्टरिस्टिक होती है, ट्रेट तो कैरेक्टरिस्टिक होती है, ट्रेट आंसर नहीं हो सकता इसका. आंसर इज कॉन्सेप्ट. यस, मोस्ट ऑफ यू आर राइट.
कंटेंशन का मीनिंग तो मैं आपको बता दिया था. What does the word contention used in the fifth paragraph mean? कंटेंशन का मतलब होता है डिबेट. तो डिबेट किसमें क्या क्या मार्क करोगे? डिबेट तो दिया नहीं है इसमें. बिल्कुल गलत, सबका गलत. यस, साक्षी जैन इज राइट. ऑल्टरकेशन इज द आंसर. ऑल्टरकेशन का मतलब होता है बहस या डिबेट. डिनायल तो मना ही कर देना होता है, डिबेट करना भी नहीं होता. डिनायल मतलब तो मना ना. एग्रीमेंट और एसर्शन तो पॉजिटिव वर्ड्स है. एसर्शन मतलब किसी चीज पर बोलते हैं इंसान को असर्टिव होके कम्युनिकेट करना चाहिए. असर्टिव मतलब कॉन्फिडेंट. राइट, तो आंसर इज ऑल्टरकेशन, डी. वेरी सिंपल, ये सबका सही होगा. अकॉर्डिंग टू द ऑथर मैन हैज अ डुअल नेचर बिकॉज आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. वो तो साफ साफ दिया है, ये सबका सही हुआ होगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट पैसेज. सॉरी, आई वॉज ऑन म्यूट. पैसेज 4 आप प्लीज स्क्रीन से सॉल्व कर लीजिए, शीट में शायद अलग है. आई चेक द फर्स्ट टू पैसेज एंड शेयर द शीट. सो प्लीज सॉल्व द पैसेज फ्रॉम द स्क्रीन. वो शीट वालों के आंसर्स मैं आपको बाद में दे दूंगा, आप इसे सॉल्व कर लीजिए प्लीज.
Okay, is this slide complete? Can I move to the next slide? Can I move to the next slide if this slide is complete? Okay. Okay, 30 seconds more. If anyone has not completed, quickly complete so that we can move down to the questions. All right. So can I move to the questions now? I hope everyone has completed.
Guys, I am back. Sorry, my connection got lost. Are you still there? I hope. Suddenly my connection got lost and it took time for me to reconnect. Are you all there? Am I audible? Only one person has responded. Okay. All right. All right. All right. So let us start. Sorry for the inconvenience. Let us go back to the passage that we were solving. हम लोग को अब क्वेश्चन ही देखने हैं, बस सीधा हम पढ़ तो लिए ही थे. Okay. All right. Yeah. This is first question. Which of the following factors had not be responsible for the untimely payment of NREGS wages? कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है? पहले आप लोग एक गैस करो, फिर अपन उस जगह जाकर के देखेंगे, क्योंकि एकदम से मेमोरी में याद नहीं रहता है. आई अंडरस्टैंड दिस. सो मेक अ गेस कि ये वाली चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है. बहुत सारे रीजंस उसने दिए थे, एंड देन वी विल गो एंड सी. ठीक है, ध्यान रखें, कम्युनिकेशन डिलेज बिटवीन एजेंसीज एक बात किया है, इम्प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग एक बात कर रहा है, ऑप्शन ध्यान रखना, बिहाइंड द शेड्यूल रिलीज ऑफ पेमेंट्स और ड्रॉट कंडीशंस प्रिवेलेंट इन द कंट्री. ये चार चीजें हैं. लेट अस ट्राई टू गो बैक एंड फाइंड आउट. आई हैव रिसीव्ड ओनली 3 आंसर्स. अदर्स आर नॉट रिप्लाइंग और हैव लेफ्ट द ग्रुप. पार्टिसिपेंट्स तो यहाँ पर दिख रहे हैं. आई हैव रिसीव्ड ओनली 2 आंसर्स इन फैक्ट. अदर्स, from your memory, whatever you can recall. Okay. All right. चलो देखते हैं. Okay. यहाँ पर कहाँ पर दिया था? यहाँ पर है क्या कुछ डिले वाली बात? यहाँ पर कुछ भी वो 5-4 ऑप्शंस जो दिए हैं सेकंड पैराग्राफ में, उनमें से कोई सा नहीं दिख रहा है. आगे बढ़ते हैं. जब वो और बात किया है ये यहाँ पर. However, delays are not confined solely to the banking system. Operational hurdles including implementing agencies taking more than 15 days to issue payment orders, viewing of work measurement as a cumbersome process resulting in procrastination. ये यहाँ पर सब रीजन दिया. एक बार इन हमें ये 2 पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, तब हमें आंसर मिलेगा. तो एक क्विक ग्लांस मारो जरा दोनों पैराग्राफ में. ऑलराइट, ठीक है. तो अब देखते हैं. कम्युनिकेशन डिलेज बिटवीन एजेंसीज एंड इंप्लीमेंटिंग स्कीम्स, ये तो दिया हुआ था. ठीक है, ये कहां पर दिया है कि गवर्नमेंट जो चाह रही है, बैंक्स जो चाह रहे हैं और जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है. इम्प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग दिया हुआ है, क्योंकि वहां पर ये कह रहे हैं कि जब वो गांव में भेजते हैं पैसे देने के लिए, तो वहां पर ये कंप्लेन आती है कि रिकॉर्ड्स ही प्रॉपर नहीं है, तो पैसे कैसे दें. सी, साफ साफ अभी हमने पढ़ा कि बैंक्स जानबूझ करके पैसा लेट पे करते हैं. तो करेक्ट आंसर इज डी. ड्रॉट कंडीशंस प्रिवेलेंट इन दी कंट्री की बात किया ही नहीं है. ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? ड्रॉट कंडीशन जो कंट्री भर में फैले हुए हैं, कंट्री की तो बात किया ही नहीं है. उसने बस बात किया है कि जिन विलेजेस में ड्रॉट होता है वहां पर. तो ऑप्शन इज आंसर नंबर डी. फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, पैसेज में दिया हुआ था. नेक्स्ट, what impact have late wage payments have on NREGS workers?
उनको लेट पेमेंट मिलता है तो वो क्या उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ऑस्ट्रेसाइज्ड का मतलब घर से निकाल देना होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। इसका मतलब होता है घर से निकाल देना। ऑलराइट, सो देखते हैं। देख लिया आपने लेट वेज पेमेंट का क्या क्या नतीजा होता है? ये कहां पर दिया है मैं आपको बताता हूं। ओके, फर्स्ट लाइन पढ़िए, यहां से पढ़िए। डिलेज ऑफ सेवरल मंथ्स इन वेज पेमेंट एंड वर्क साइट्स वेयर लेबर्स हैव लॉस्ट ऑल होप ऑफ बीइंग पेड एट ऑल हैव बिकम द नॉर्म इन मेनी स्टेट। बोल रहा है लेट पेमेंट नॉर्मल हो चुका है बहुत सारी स्टेट में। फिर इसके आगे बोल रहा है हाउ आर द वर्कर्स हु एग्जिस्ट ऑन मार्जिन ऑफ सब्सिस्टेंस सपोज टू फीड देयर फैमिलीज। बोल रहा है वर्कर्स जो कि वैसे ही मार्जिनली पैसे में जीते हैं, वो अपनी फैमिलीज को कैसे सपोर्ट करेंगे अगर डिले पेमेंट हो रहा है तो राइट आंसर टू दिस इज ऑप्शन नंबर, जो फैमिली वाला था, ऑप्शन नंबर सी, दे हैव बीन अनेबल टू प्रोवाइड फॉर देयर फैमिलीज, given in the first paragraph. Let us see what option A means. They cannot obtain employment till their dues are cleared. ये तो कहीं भी नहीं बोल रहा है। इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ? जब तक उनको पैसे नहीं मिलते तो वो उनको कहीं और जॉब भी नहीं मिलती। तो वैसी तो कोई बात नहीं की है। ये तो पूरा पैराग्राफ इस चीज के बारे में कि पेमेंट में डिले हो रहा है और किन किन रीजन से डिले हो रहा है, और फिर ऑथर ने ये सजेस्ट किया कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ऑथर हैज एनालाइज्ड अ गिवन सिचुएशन। ओके, सेकंड, दे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द कॉम्पेंसेशन अवॉर्डेड, ये तो हो ही नहीं सकता आंसर, उनको बेनिफिट तो हो नहीं रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेसाइज का मीनिंग मैंने बताया, घर से निकालना, ये वाला देखो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड अबाउट द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो स्कीम की बात की है उसके बारे में क्या बोला जा सकता है? स्किल्ड इंजीनियर्स को कंपेंसेशन मिलता है? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। ये तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें तो अनस्किल्ड लोगों को कंपेंसेशन मिल रहा है। The scheme should be implemented only in the famine prone areas, ये पूछ रहा है आपसे, क्या ऐसा होना चाहिए? एम्प्लॉय, देखो ए तो है नहीं आंसर, स्किल्ड इंजीनियर्स आर कंपेंसेटेड वो तो है नहीं, तो ओनली ए वाले दो को तो हटा ही दो। ओनली ए एंड ओनली ए एंड बी, इसको तो हटा दो बिकॉज ए इज नॉट ट्रू। तो बी और सी में से क्या होगा? आंसर इज सी, एम्प्लॉयर्स हैव बीन इनएफिशिएंट इन कंप्लाइंग, ये तो बिल्कुल दिया ही है, लोग पैसे नहीं दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेट अस मूव। What has the outcome of disbursing NREGS wages through banks been? Disbursing का मतलब giving out, paying out someone. बैंक्स के जरिए पेमेंट करने से क्या फायदा हुआ है या आउटकम क्या हुआ है? यार प्रोटेस्ट की बात तो पूरे पैराग्राफ में कहीं नहीं की है। प्रोटेस्ट बाय वर्कर्स हु हैव ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस। चलो देखते हैं एक बार कि बैंक्स के थ्रू पेमेंट का क्या नतीजा निकला है, ये ऊपर कहीं पर दिया होगा। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट बैंक्स के बारे में बात कहां पर किया है। ओके, सेकेंड पैराग्राफ से ही बैंक्स के बारे में बात किया। लेट अस ट्राई टू रीड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी द आंसर। It is often argued by officials that the main reason for the delay is the inability of banks and post offices to handle mass payment. Though there is a grain of truth as diagnosis, the jam, ये पढ़िए, इसको कुछ समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं बैंकिंग सिस्टम में और क्या 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 आउटकम रहा है।
यहाँ पे दिया है आउटकम, ये है, with bank payments making it much harder to embezzle NREGS fund, the program is seen as headache by many government functionaries. इसका मतलब क्या होता है? बोल रहा है बैंक जब पेमेंट करते हैं तो बहुत सारे गवर्नमेंट फंक्शनरीज के हाथ में नहीं आ रहा है पेमेंट, वो एम्बेजल नहीं कर पा रहे। एम्बेजल करने का मतलब होता है चोरी करना, यानी जो पहले गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पैसे देते थे वो देते नहीं थे, खुद रख लेते थे, एम्बेजल कर लेते थे। बैंक्स के आ जाने से वो एम्बेजल नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से उन्हें ये काम अब हेडेक लगने लगा है, बिकॉज देयर इज नथिंग इन इट फॉर देम अपार्ट फ्रॉम रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हम थे 18th में, सॉरी 19th में, तो व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, thefts of fund by administration officials responsible for the scheme has reduced. आउटकम ये हुआ है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीज्ड वर्कलोड फॉर लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो ऐसा एक्सक्यूज दे रहे हैं कि हमारा वर्कलोड बढ़ गया है। प्रोटेस्ट की तो बात कहीं पर किया ही नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, which of the following is not true in the context of the passage? नॉट ट्रू देना है। All right. So answer to this is not true. All three are not true. सारे के सारे false है। पैसेज में कहीं पर भी इनके बारे में बात नहीं करी है साफ साफ। Workers are reluctant to open bank accounts as branches are not conveniently located. ऑथर तो बल्कि बोल रहा है कि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है। ठीक है, तो इसके बारे में ऑथर ने पहले ही डिनाई कर दिया। A is false. B, local officials often delay wage payments in drought prone areas to benefit workers. ड्रॉट प्रोन एरिया के बारे में ये बात नहीं करी थी। ड्रॉट प्रोन एरिया के बारे में ये बात करी थी कि वहां पर पैसे जो है एक मुश्त दे देने चाहिए। ठीक है, एंड थर्ड, द गवर्नमेंट हैज नॉट इंप्लीमेंटेड एवरी रिकमेंडेशन, ये तो वैसे ही फॉल्स है। गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है, ठीक है, या नहीं किया, इस बारे में कुछ बात नहीं बोली है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। नाउ आउट ऑफ ऑल द 4 passages, if you see, the most troublesome passage was option the passage number 4th. Unfortunately आपके पास उसकी शीट भी नहीं थी। अब आपको ये लग सकता है कि आपके पास शीट रहती तो आप बेटर परफॉर्म कर सकते थे, मे बी, बट आई रियली डाउट। The problem with this passage is there are lot of factual questions. Factual questions always require thorough reading. ये इनकी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फैक्चुअल पैसेज में खासकर जब इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं जिसमें ओनली बी, ओनली ए एंड बी, तो हमसे एरर होने की चांसेस बढ़ जाती है। ऐसा पैसेज अगर आता है, क्वेश्चंस पहले देखें, किसी भी पैसेज में इस तरीके के क्वेश्चंस दिख रहे हैं जिसमें ए सही है, बी सही है, ए बी दोनों सही है क्या, ये सब पूछ रहा है, तो इसको बाद में अटेम्प्ट करिएगा एग्जाम में। दीज आर टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज यू हैव टू चेक ऑल दी थिंग्स। मान लीजिए आपने, आपके हिसाब से ए और बी सही है, आपको सी समझ में नहीं आया, आपने मार्क किया ऑप्शन नंबर बी, बट करेक्ट आंसर डी निकला, आपकी पूरी मेहनत पानी में चलेगी, बिकॉज यू हैव टू बी श्योर अबाउट ऑल 3 ऑप्शंस हियर। सो दिस पैसेज वाज डिफिकल्ट, नॉट बिकॉज वी हैव रेड इट ऑन द स्क्रीन, टू सर्टेन एक्सटेंट मैं उस चीज को भी मान लेता हूं, बट एनी विच वे यू लुक एट इट, इट वाज डिफिकल्ट। डेलिबरेटली इसको मैंने इंक्लूड किया था कराने के लिए, ताकि मैं ये चीज आपको दिखाऊं कि व्हाट मैटर्स इज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट कम। अगर आप पैसेज पढ़ोगे तो ये पैसेज डिफिकल्ट नहीं था एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। द पैसेज वाज इजियर अकॉर्डिंग टू मी, जनरल चीजों की बात कर रहा था, बट द क्वेश्चंस वेर डिफिकल्ट, एंड व्हेन क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट हमें थोड़ा जज करना पड़ेगा कि पैसेज करें या ना करें। तो इस तरीके के पैसेजेस को छोड़ना बेटर है या फिर टाइम बचे तब करना बेटर है। एम आई क्लियर?
Got the purpose of having this passage? देखिए आप लोगों के शुरू में 5 में 5 सही हो रहे थे, 4 सही हो रहे थे शुरू के 2 आरसीज में, तीसरे में थोड़ा कम हुआ, इसमें मेरे ख्याल से काफी सारे गलत हुए होंगे। ठीक है, राइट? तो ध्यान रखें किसी भी पेपर में फर्स्ट हैव अ लुक एट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अगर क्वेश्चंस जो है वो छोटे छोटे दिख रहे हैं, वर्ड्स दिया है, टोन पूछा है, तो वो ना आप पैसेज एक बार पढ़ोगे तो बन जाएगा। फैक्ट्स वाले जो सिंपल होते हैं वो तो बन ही जाएंगे, बट इस तरीके के क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं जो आपकी स्क्रीन में अभी है। यू कैन कमिट मिस्टेक्स हियर। ऑलराइट, सो आई एंड इट हियर। इफ एनीवन हैज एनी डाउट तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। गाइस आप लोगों से एक चीज मेरे को पूछना था, जो पहले वाले बैच में थे क्रैश कोर्स के, उनकी डायरेक्शंस की क्लास हो गई है ना? आईपीएम वाले खासकर, आईपीएम स्टूडेंट्स एंड क्रैश कोर्स क्लैट वाले स्टूडेंट्स, इन आप लोगों की डायरेक्शंस की क्लास हो गई है ना? ओके तारुष, हाँ ठीक है, 2 बार हो गई है। ओके ओके ठीक है ठीक है, ऑल राइट ठीक, थैंक यू। बिकॉज अभी आपके ही बैच से किसी बच्चे ने पूछा कि ये क्वेश्चंस किस टॉपिक के होते हैं। ऑल राइट, ओके ठीक है, तो बाकी लोग जा सकते हैं। लक्ष्य मैं आपको बता देता हूं मैंने क्या बताया। हमने जो पैसेज अभी लास्ट में सॉल्व किया था, ये थोड़ा डिफिकल्ट था बिकॉज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो थे, काइंड ऑफ क्वेश्चंस, वो बड़े ट्रिकी थे। तो मैंने वही समझाया कि जब आप पहले क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन जब इस तरीके के दिख रहे हैं, खासकर ऑप्शंस ओनली बी, ओनली ए एंड बी, तो उस पैसेज को आप लास्ट में अटेम्प्ट करो, वो बेटर है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन लास्ट 5 minutes. All right then guys,